बैंक ऐसा, बैंक या कमर्शियल बैंक किसे बोलेंगे हम? बैंक या फिर कमर्शियल बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है, ज़रूरत पड़ने पर लोन देता है और उन पैसों से इन्वेस्टमेंट करता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। उसको हम बोलते हैं बैंक या फिर कमर्शियल बैंक। इसके एग्जांपल हैं एसबीआई, पीएनबी, इलाहाबाद बैंक, केनरा बैंक। यानी जितने भी बैंक्स आप जानते हो वो सब क्या हैं? हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं, सिर्फ एक बैंक को छोड़कर, आरबीआई को छोड़कर। आरबीआई को छोड़कर जितने भी बैंक हमारे देश में हैं वो सभी कमर्शियल बैंक्स होते हैं। ठीक है, जिनका मेन एम क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। यानी आप लोग भी जिन बैंकों में अपना अकाउंट ओपन है आप लोगों का, जहां आप लोग पैसे डिपॉजिट करते हो, वो सब क्या है? कमर्शियल बैंक्स हैं। ठीक है, कमर्शियल बैंक क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक इज एन अपेक्स बॉडी। अपेक्स का मतलब होता है सबसे टॉप पर। ये एक अपेक्स बॉडी होती है, सभी बैंकों की सबसे टॉप की बॉडी होती है। दैट कंट्रोल, ऑपरेट्स, रेगुलेट्स एंड डायरेक्ट्स द एंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। पूरे देश में जितने भी बैंकिंग सिस्टम है या फिर मॉनेटरी स्ट्रक्चर है, जो लोगों को लोन प्रोवाइड कराना या फिर डिपॉजिट कराना, इन्वेस्टमेंट करने के काम करते हैं, या फिर शेयर मार्केट में डील करते हैं, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज जितने भी है, इन सभी को कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है, रेगुलेट करता है और डायरेक्ट करता है। ऐसी बॉडी को हम बोलते हैं सेंट्रल बैंक। इंडिया का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई, जो कि 1 अप्रैल 1935 में एस्टेब्लिश हुआ था। ये 1 मार्क के लिए इम्पोर्टेंट आपके लिए कि आरबीआई एस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 को, अंडर आरबीआई एक्ट पास इन 1934। एक आरबीआई एक्ट था जो 1934 में पास हुआ था और 1935 में ये एस्टेब्लिश हो गया था। इसी तरह से सभी देश में एक एक सेंट्रल बैंक होता है। ठीक है, हाँ, इनकी ब्रांचेज अलग अलग हो सकती हैं कई जगह, लेकिन बैंक सिर्फ एक ही होता है, आरबीआई। यानी आरबीआई का काम किसी और को नहीं दिया जाएगा, वो काम सिर्फ आरबीआई ही करेगा। ये दोनों बैंक्स क्लियर हो गए होंगे आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सिलेबस बहुत सारा था आपका मनी एंड बैंकिंग में, बहुत सारा सिलेबस कट गया है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, स्टेट द मेन फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक के भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस से कट चुका है। आपकी नॉलेज इंक्रीज करने के लिए, आपको पता हो ये सब क्या होता है, मैं इसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा और उस वीडियो को आप लोगों को सेंड कर दूंगा। तो सेंट्रल बैंक का सबसे पहला फंक्शन है करेंसी अथॉरिटी और बैंक ऑफ इशू। ढंग से समझना आप लोग, करेंसी अथॉरिटी और बैंक ऑफ इशू। यानी जो हमारा सेंट्रल बैंक है, सिर्फ इसी बैंक के पास राइट होता है नोट इशू करने का। पूरे देश में कोई भी बैंक नोट इशू नहीं कर सकता, यानी नोट प्रिंट नहीं कर सकता, नोट नहीं छाप सकता। सिर्फ आरबीआई के पास ही सोल अथॉरिटी होती है नोट इशू करने की। हाँ, लेकिन 1 रुपये का नोट और जितने भी सिक्के होते हैं वो कौन प्रिंट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। 1 रुपये का नोट और जितने भी कॉइन्स होते हैं इसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रिंट करती है। बाकी सारे नोट कौन प्रिंट करता है? सेंट्रल बैंक। हाँ पूछिए। हाँ, जो पहले था ना 1 रुपये का नोट प्रिंट होता, अब तो आता नहीं है मार्केट में, लेकिन जो प्रिंट होता था पहले ये फाइनेंस मिनिस्ट्री ही करती थी। ठीक है, तो आगे समझिए, सेंट्रल बैंक जितने भी नोट इशू करता है वो सभी उसकी लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी मतलब अगर कोई भी पर्सन किसी भी टाइम पर आरबीआई को अगर उसकी करेंसी रिटर्न करता है, उसकी करेंसी वापस देता है,
तो आरबीआई को बिल्कुल उसी करेंसी के इक्वल उसको एसेट्स प्रोवाइड करानी पड़ेगी, शेयर प्रोवाइड कराना पड़ेगा, या फिर कोई दूसरी करेंसी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। जैसे अभी डीमोनेटाइजेशन हुआ था, आप सभी जानते हैं अच्छे से, ठीक है, नोटबंदी, सभी नोट बंद हो गए थे। तो आरबीआई ने ऐसा क्यों नहीं कहा कि आपके पास जितने भी नोट हैं वो सब खराब हो गए हैं, अब आप लोग नया कमाओ नया खाओ, वो सब नोट बेकार हैं। ऐसा तो नहीं कहा आरबीआई ने। आरबीआई ने कहा आपके पास जितने पुराने नोट हैं उसे आप हमारे पास, ठीक है, हिसाब देकर उसे हमारे पास वापस कर दो और नए नोट ले जाओ, ऐसा कहा था। क्योंकि ये इसकी लाइबिलिटी है, जितने नोट उसने इशू करे हैं उसे वापस लेने पड़ेंगे और उसके बराबर की एसेट्स या फिर कोई भी शेयर या फिर दूसरी कोई करेंसी उसको प्रोवाइड करानी पड़ती है, इसलिए इसे इसकी मॉनेटरी लाइबिलिटी भी कहा जाता है। अब इससे तो देखो हमारी गवर्नमेंट का क्लेम है कि उन्हें बेनिफिट हुआ है, पुराने नोट जितने भी थे मतलब बहुत सारे वापस नहीं आई करेंसी, क्योंकि वो ब्लैक मनी थी और लोगों के पास उसका हिसाब नहीं था। तो जो ब्लैक मनी इतनी ज़्यादा मार्केट में हो रखा था वो वहीं का वहीं ख़त्म हो गया, लोगों के पास ही रखा रह गया, ऐसा हमारी गवर्नमेंट क्लेम करती है। तो हमारे मतलब पास जितने पैसे हैं उन सभी का रिकॉर्ड अब हमारी गवर्नमेंट के पास है, ऐसा गवर्नमेंट बताती है हमारी। जो नोट नहीं चलते वो हमने आरबीआई को दे दिया, उनसे नए नोट ले लिए, ठीक है। और क्या पूछना चाह रहे हो? नहीं नहीं, तो आरबीआई ने डिस्ट्रॉय कर दिया ना वो, क्योंकि देश के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी थी, ठीक है ना। और मतलब पैसा जो सुना होगा आपने, बीच में बहुत ज़्यादा आतंकवाद फैल रहा था, तो वो पैसा वहाँ यूज़ हो रहा था, हथियार लाने के लिए पैसा यूज़ हो रहा था। तो गवर्नमेंट को लगा कि अगर हम डीमोनेटाइजेशन करेंगे तो उससे हमारे पास एक प्रॉपर रिकॉर्ड आ जाएगा कि एक्चुअली पैसा कितना है और इंडिया में ही कितना है, इधर उधर पैसा लोगों के पास तो नहीं गया। अब जहाँ भी किसी के पास पुराने नोट गए होंगे कोई भी चीज़ को परचेज करने के लिए या गलत मकसद से, वो सारा पैसा तो बेकार ही हो गया, कोई उसको एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, तो वो सारा काम वहीं का वहीं रुक गया। सेकंड फंक्शन पढ़ते हैं कमर्शियल बैंक, सॉरी सेंट्रल बैंक का, बैंकर टू द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट का भी बैंक होता है। अब ये क्या होता है आइए समझते हैं। ये हमारी गवर्नमेंट के लिए तीन तरह से काम करता है आरबीआई। पहला, एक्ट एज अ बैंकर, दूसरा एक्ट एज एन एजेंट, और तीसरा काम करता है फाइनेंशियल एडवाइज़र की तरह। इन तीन तरह से सेंट्रल बैंक हमारी गवर्नमेंट के लिए काम करता है। अब एज अ बैंकर, तो बैंक का काम जो होता है सेम वही काम वो करता है हमारी गवर्नमेंट के लिए, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट को छोड़कर। और जब तक आपकी बुक में ये अमेंडमेंट नहीं आती है तब तक हम यही लिखेंगे, क्योंकि अब ये हमारे इंडिया का ही पार्ट हो गया है, यहाँ की गवर्नमेंट भी अब हमारे इंडिया में ही आ चुकी है। लेकिन अभी आपकी बुक में अपडेट नहीं आया है, बुक में अपडेट होगा तो हम इस लाइन को फिर हटा देंगे, ठीक है। तो जितनी भी गवर्नमेंट होती है उन सब के लिए काम करता है। इट कैरीज आउट ऑल बैंकिंग बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट, इट मेंटेन्स करेंट अकाउंट फॉर कीपिंग दियर कैश बैलेंस। यानी हमारी बैंक के जितने भी बिजनेस हैं, बैंकिंग जितने बिजनेस हैं, ठीक है, बैंक का जितना भी स्टेटमेंट होती है, कैश फ्लो होता है, वो सब आरबीआई मैनेज करता है हमारी गवर्नमेंट के लिए। इट एक्सेप्ट रिसीट्स एंड मेक पेमेंट फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जितने भी डिपॉजिट्स होते हैं उन सभी को आरबीआई एक्सेप्ट करता है और गवर्नमेंट को लोन भी देता है। एंड कैरीज आउट एक्सचेंज, रेमिटेंस एंड अदर बैंकिंग ऑपरेशंस। बैंक को एक जगह से दूसरे, सॉरी, गवर्नमेंट को एक जगह से दूसरी जगह पैसा ट्रांसफ़र करना है, सैलरी पे करनी होती है, या और भी जितने बैंकिंग ऑपरेशन होते हैं वो सारे काम आरबीआई हमारी गवर्नमेंट को करके देता है। तो इसको बोलते हैं एक्ट एज बैंकर। दूसरा है एक्ट एज एन एजेंट।
ये हमारी गवर्नमेंट के लिए एक एजेंट की तरह भी काम करता है। एजेंट की तरह काम करने का मतलब ये हुआ कि इसने जो भी काम किया वो हमारी गवर्नमेंट के बिहाफ पे किया। द सेंट्रल बैंक ऑल्सो हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द पब्लिक डेट, यानी जितना भी पब्लिक डेट होता है उन सभी को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसके पास होती है? आरबीआई के पास होती है। यानी जनता से कितना पैसा कलेक्ट करना है, कितना जनता को देना है, ठीक है, ये सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई की होती है और वो एजेंट की तरह काम करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। तीसरा है एक्ट एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र। आरबीआई हमारी गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम एडवाइस देता है फाइनेंस के लिए, कि गवर्नमेंट को कौन से मॉनेटरी मैटर्स में, कौन से फाइनेंशियल मैटर्स में कब पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, गवर्नमेंट को कब अपना पैसा वहाँ से हटाना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट भी तो शेयर परचेज करती है कंपनीज़ के, अपने शेयर भी इशू करती है गवर्नमेंट। तो इन सब के लिए अच्छा टाइम का क्या है, कब हमारी गवर्नमेंट को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ये सभी चीज़ें आरबीआई सजेस्ट करती है हमारी गवर्नमेंट को। ठीक है, तो आरबीआई ने क्या काम किया हमारी गवर्नमेंट के लिए? 3 तरह से किया, एज अ बैंकर, एज एन एजेंट, एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र। ठीक है, इसको बोलते हैं बैंकर टू द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार का बैंक।